Good morning, students. I hope that you and your family are safe at your home. Stay at home and stay safe and keep learning. सीखते रहे, मुस्कुराते रहे. And let us start our second chapter, Rights in the Indian Constitution. We completed our chapter number 1, Constitution, Why and How. And today we start our next chapter, that is the rights in the Indian Constitution. First of all, we discuss about the basics of our fundamental rights, and then we will start this topic, this chapter topic by topic. So let us start the basics of this chapter. Okay, so fundamental rights which are given in the Indian Constitution, we are taken from the country of United States of America. ये सबसे important है कि जो अभी बेसिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने क्या ले रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं, ये हमने कहाँ से ले रखे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ध्यान से सुनना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? द बिल ऑफ राइट्स इज द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. उसको हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. तो फंडामेंटल राइट का सोर्स कहां से लिया हमने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर राइट्स के बारे में बात की गई थी, तो वो था आपका इंग्लैंड. कौन सा था? इंग्लैंड. ये भी आपको ध्यान रहे. और जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्ना कार्टा. क्या नाम है? मैग्ना कार्टा. 1215 के अंदर इंग्लैंड के किंग ने क्या दिया था? 1215 के अंदर कुछ राइट्स दिए थे अपने लेबर्स को. तब से किसकी शुरुआत मानी जाती है? फंडामेंटल राइट्स की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है. ओके, नेक्स्ट जो इसका बेसिक है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ये कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है? ये आपको ध्यान रहे, इन चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स की मैंने. ठीक है, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल्स. क्या आता है बच्चों? आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स आपके 12 से और 35 आर्टिकल्स क्या हैं? आपके दिए हुए हैं. आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 से 35 तक हैं. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. सोर्स हम जान चुके हैं. अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर 7. कितने थे? 7 थे. बट एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. देखो एक क्वेश्चन रह गया था, थर्ड चैप्टर जो है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है. मैग्ना कार्टा एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट. मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7. जिस राइट को रिमूव किया गया उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी. क्या नाम था? देखो ध्यान से देखो, राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कब किया गया? 1978. 1978 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाय विच अमेंडमेंट? बाय द 44th अमेंडमेंट क्या कर दिया गया था? इस राइट को रिमूव कर दिया गया था. नाउ इट इज अ लीगल राइट. आज ये क्या है? एक लीगल राइट है. ओके, अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 300A. अंडर आर्टिकल 300A. ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 300A के तहत आज ये कौन सा राइट है? लीगल राइट है. ये ध्यान रहे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में. क्वेश्चन आ जाए विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा, तो आप लिखेंगे पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3. आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. सबसे पहला कंट्री जिसने राइट्स की बात की थी तो वो था आपका इंग्लैंड, जिन्होंने राइट्स दिए थे. ओके, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच आर्टिकल? 12 to 35. एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. आज हमारे पास क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. अभी मैं आपको विद आर्टिकल एक एक फंडामेंटल राइट बता देता हूं कि उसके बाद हम डिटेल में बाद में इनका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका राइट आता है वो आता है राइट टू इक्वेलिटी. राइट टू इक्वेलिटी ये आपका आर्टिकल 14 से क्या आता है? आर्टिकल 18. दूसरा जो आपका राइट है वो आता है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से कितना आता है? 22.
नेक्स्ट आता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, ये 25-28। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30। and next and the last and the most important, like the soul of Indian constitution, that is the right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विच इज गिवन बाय आर्टिकल 32। ये जो 31 था ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको रिमूव कर दिया गया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु सेड दीज लाइंस? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5 फंडामेंटल राइट हमारी बॉडी है, हमारी सोल जो है वो आपकी क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, क्योंकि इसी राइट से ही हमारे रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर और द स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब हम एक एक पॉइंट से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कि राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किस तरह हम आज क्यों हम फंडामेंटल राइट्स को इतना ज़्यादा क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, वो एक एक पॉइंट को अभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स की। किसकी बात करेंगे? राइट्स। ओके, अधिकार क्या होते हैं? अधिकार बाद में बनते हैं कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, व्हेन दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विच ए पर्सन कैन नॉट डेवलप its own personality. It means for the all round development of our personality, rights are necessary. हमारे अधिकार हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। यही कारण है कि राइट्स को क्या कहा गया है, राइट्स को रीजनेबल क्लेम कहा गया है। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर हिज फेलो बीइंग्स और सोसाइटी। ओके, राइट्स क्या होते हैं, रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जो जिसको रिकॉग्नाइज कहाँ मिला होता है, सोसाइटी के अंदर, जिसको क्या मिली हुई होती है, मान्यता मिली हुई होती है। राइट्स आर द ट्रू गारंटी ऑफ द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी। राइट्स है तभी क्या है, डेमोक्रेसी है। अगर लोगों के पास अधिकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिस देश के अंदर रह रहा है, अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वो क्या नहीं है, ट्रू फ्रीडम नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी का क्या माना गया है, अधिकार माना गया है किसको, राइट्स को। किसको माना गया है, राइट्स को। अधिकार ही क्या है, लोकतंत्र की सफलता का क्या होते हैं, सूचक होते हैं। तो राइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर ह्यूमन बीइंग का किसी से होता है तो किससे होता है, राइट से होता है। ठीक है, हमारा यहां पर हमने लिख दिया ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसका एजुकेशनल डेवलपमेंट भी जरूरी है, इसका सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, इसका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है, विच इज रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं वो आपके कहां से मिलते हैं, वो आपके सब कहां से मिलते हैं, राइट से। राइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट आर राइट्स? एक कंप्लीट डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूं। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ और द क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। वे जरूरी परिस्थितियां जो एक मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी होती है और उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनको जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो बाय द स्टेट और बाय द क्या किया जाता है, सोसाइटी किया जाता है। नाउ आई वांट टू टेल यू 2 एग्जांपल्स विच आर रिलेटेड विद द वायलेशन ऑफ राइट्स। अब मैं आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो रिलेटेड हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा था, इंटरफेरेंस करना पड़ा था रिगार्डिंग दोज मैटर। सबसे पहला मैं जो इस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा उनका नाम था माकल लालुंग। क्या नाम था? माकल लालुंग।
ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ तीवा ट्राइब ऑफ आसाम। ये कौन सी एक ट्राइब है, तीवा ट्राइब, और कौन से स्टेट की है, इन आसाम। आसाम स्टेट की तीवा ट्राइब से ये व्यक्ति क्या था, संबंधित था, जिसने 54 इयर्स, ध्यान से सुनिए, 54 साल विदाउट ट्रायल के इसने अपनी लाइफ कहाँ बिता दी, जुडिशियल कस्टडी के अंदर बिता दी थी। माकल लालुंग जो तीवा ट्राइब से थे, आसाम से थे, इन्होंने ही स्पेंट हिज वैल्यूएबल 54 इयर्स विदाउट एनी ट्रायल इन द जेल। 54 साल बिना किसी ट्रायल के कहाँ बिता दिए, इंडियन जेल्स के अंदर बिता दिए, विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल। एक्चुअली ही वाज अरेस्टेड इन द ईयर ऑफ 1951 ऑन द चार्जेस ऑफ ग्रीवियस हार्म। उनको 1951 में अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में 2005 के अंदर जब वो कितने साल के हो गए, 77 ईयर के, जब उनको अरेस्ट किया गया उनकी उम्र कितनी थी, 23 साल। लेकिन जब उनको रिलीज किया गया 2005 में तो उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी, 77 साल हो चुकी थी, 77 ईयर्स। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, जिसने क्राइम किया या नहीं किया ये तो सिद्ध ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसने किसी ट्रायल को फेस ही नहीं किया। इवन देन ही स्पेंट हिज वैल्यूएबल 54 ईयर्स इन द जेल। क्या ये जस्टिस है? आप खुद इस चीज को देख सकते हैं, क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है, इट इज इनजस्टिस। दैट्स द रीजन कि आज हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम जो जुडिशरी है वो क्या कहता है, प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन फाइल द रिट्स इन द कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32। हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस, ये हैबियस कार्पस इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड हमारी क्या एक रिट है, बंदी प्रत्यक्षकरण लेख जिसे हम कहते हैं, कि जिसको गिरफ्तार कर रखा है उसको रिप्रेजेंट किया जाए कोर्ट के अंदर, लेकिन इसको हैबियस कार्पस नहीं मिला। दैट्स द रीजन कि इसके 54 साल जेल के अंदर चले गए और 2005 में वो रिलीज हुए और 2007 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड एक केस अभी मैंने बताया है। सेकंड केस में आपको बताता हूं कि 1982 के अंदर एशियन गेम्स हुए थे और न्यू दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने एम्प्लॉयज को ना तो प्रॉपर वेज दी और पुअर वर्किंग कंडीशन में उनसे काम करवाया। ठीक है, एशियन गेम्स हुए थे 1982 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। एक पिटीशन फाइल की गई और पिटीशन फाइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उनको इंश्योर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर लिविंग जो कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा और एक जो मिनिमम वेज एक्ट है वो उनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये दो इंसिडेंट, एक इंसिडेंट मैंने बताया 1982 का एशियन गेम्स था उससे रिलेटेड, एक मैंने बताया माकल लालुंग से रिलेटेड जो इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड है, और ये जो फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर से क्या है रिलेटेड है। और दोनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, इंटरफेरेंस किया था। और यही कारण है कि जो राइट्स की जो आज प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द हाई कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो हमारे राइट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अभी तक राइट्स के बारे में पढ़ा। अब ये फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटली नेचर में होते हैं, नेचर में ये फंडामेंटल बहुत जरूरी होते हैं। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। These are those basic conditions which are responsible for the all round development of a person। किसी भी व्यक्ति का अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना हो तो हमें किसकी जरूरत होती है, फंडामेंटल राइट्स की क्या होती है, जरूरत होती है। दे डेवलप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड गारंटेड बाय द स्टेट। दीज आर ग्रांटेड बाय द स्टेट। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी सिस्टम, एनफोर्स बाय द स्टेट। These are the fundamental rights. Fundamental rights have the following essential attributes. Essential attributes of fundamental rights। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज एसेंशियल कंडीशंस विच आर
responsible for the all-round development of personality. These are enforced by the state and protected by the law. Protected by the law. These are fundamental rights. Why these rights are called constitutional rights? Because these are provided by the constitution of a country. Now next we discuss that what are the essential attributes of the fundamental rights. First, the constitution of a state provide them. इसका जो first होगा, the constitution of a state provide them. किसी भी देश का संविधान क्या करेगा? हमें मौलिक अधिकार प्रदान करेगा. As like in the Indian Constitution, these rights are mentioned in the third part of our Indian Constitution. Second है, fundamental rights cannot be taken away. Fundamental rights cannot be टेकन अवे. इनसे हमें नहीं लिया जा सकता है. इनसे हमें नहीं लिया जा सकता है बाय एनेक्टमेंट्स मेड बाय द पार्लियामेंट. बाय एनेक्टमेंट्स मेड बाय पार्लियामेंट. बिना संसद के कानून बनाए इनसे हमें वापस नहीं लिया जा सकता है. यस, दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम. बिल्कुल फैक्ट है. और अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी क्या करना पड़े, अमेंडमेंट करना पड़े, तो उसके लिए मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? 2/3 की क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड इन द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो अमेंडमेंट करना है वो कोई इजी प्रोसेस नहीं होता है. इट रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. इसके लिए पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ का कितना होना चाहिए? 2/3. इट मीन्स लोकसभा का 2/3 एंड देन राज्यसभा का क्या होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए. एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव सुप्रीम कोर्ट्स, वी हैव हाई कोर्ट्स and we have NHRC, National Human Rights Commission. These are the following attributes of fundamental rights. एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं. फंडामेंटल राइट्स आर दोज एसेंशियल कंडीशंस व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी. दीज आर एनफोर्स्ड बाय ए स्टेट एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. व्हाट आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फर्स्ट, the constitution of a state provided them, like as our Indian constitution. Next, fundamental rights cannot be taken away by enactment made by the parliament. सिंपल कंडीशन में हमसे फंडामेंटल राइट्स हमसे नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट अगर कोई क्या बना देती, कानून बना देती है, तो उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. It is not easy to amend in the fundamental rights. It required 2/3 majority of the parliament. And Supreme Court, High Court and National Human Rights Commission are established for the protection of our fundamental rights. So these are the following essential attributes for our fundamental rights. Next आता है need for incorporating fundamental rights in the constitution. So what is the need of fundamental rights? What is the need of फंडामेंटल राइट्स? भाई मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों है फंडामेंटल राइट्स? तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो जाता है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स? दीज राइट्स आर responsible for all round development individual personality. That's the reason these fundamental rights are incorporating in our Indian Constitution. Next आता है fundamental rights are the basic ingredients of our constitution. हमारे देश के संविधान का मुख्य जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं. नेक्स्ट है दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलता है?
ये हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रखा है, इनकॉर्पोरेट कर रखा है। फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व इंडिविजुअल लिबर्टी and protect it from गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी से प्रोटेक्ट भी करता है और फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करता है, प्रिजर्व भी करता है। दैट्स द रीजन कि हमने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द माइनॉरिटी राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, दे protect and preserve the rights of minorities, अल्पसंख्यक कौन है, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आपके क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जैन है, ये सभी माइनॉरिटीज के राइट्स की जो प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स को जरूरत है, जिसके कारण हमने इसको क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर रखा है। नेक्स्ट है, दे हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और आपके राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए भी क्या कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर रखा है, इनकॉर्पोरेट कर रखा है। एंड दे आर गारंटीज फॉर द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड गार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके द्वारा हमें मिले हुए हैं, संविधान के द्वारा हमें मिले हुए हैं, जिसके कारण से जो इंडिविजुअल लिबर्टी वो प्रोटेक्ट होती है। सो दीज आर द रीजंस that we can say that why the fundamental rights are incorporated in the Indian Constitution. So students, today we discuss that what are rights, what are fundamental rights, and why do we incorporating the fundamental rights in the Indian Constitution. Jai Hind, Jai Bharat.